हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांश प्रसाद और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी हमारे 9th के फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन का एक पार्ट है और मेनली वो टीचर्स जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ाते हैं वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब कहाँ खत्म किया था? ग्रेविटेशन, न्यूटन ने क्या बताया ग्रेविटेशन के बारे में, ये। तो आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से समझते हैं। यूनिवर्सल मतलब क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल से क्या सेंस बनता है? वैसी चीज जो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो उसे यूनिवर्सल कहेंगे। लॉ मतलब रूल, तो पूरे यूनिवर्स में फॉलो होने वाला लॉ को यूनिवर्सल लॉ कहेंगे ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड ही एक यूनिवर्सल लॉ न्यूटन ने हमें दिया। सो न्यूटन ने हमें क्या लॉ दिया उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये करीब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द स्टेटमेंट अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड हाउ कैन वी डिराइव द फार्मूला ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। सो इसका भी आंसर मैं आपको यही देने वाला हूँ। तो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये दोनों के बीच में जरूर एक फोर्स है अट्रैक्शन का। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये कहता है मेरा दिल ये पुकारे आ जा, ये भी आ जाता है, इसके पास अट्रैक्शन है दोनों के बीच में विथ अ फोर्स। दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। सो फोर्स में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। सो विथ द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब मान लीजिए कि एक चीज दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है एक चीज को हम लोग इंक्रीज करेंगे, दूसरा खुद ब खुद इंक्रीज कर जाएगा, और एक चीज डिक्रीज करेंगे दूसरा भी डिक्रीज कर जाएगा। सो एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा, दोनों मतलब दोस्त है। सो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उनके मासेस के प्रोडक्ट से। तो मान के चलिए इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2। ठीक, मान सकते हैं मास को m मान के चलिए हम लोग। अगर तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास हमने लिया m1 और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास लिया m2, तो F मान के चलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m1 इंटू m2। यही कहने का मतलब है ना कि m1 और m2 के प्रोडक्ट से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दूसरा क्या है? दूसरा चीज कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज मान लीजिए दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। मतलब ये दोनों दुश्मन है। एक जैसे दो राजा है, ठीक, दोनों के पास आधी आधी वर्ल्ड है, ठीक। तो इस राजा ए ने अगर राजा बी की, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक के, मान के चलिए, तो अगर ये अपना टेरिटरी को इंक्रीज करता है ऐसे, तो इसकी टेरिटरी डिक्रीज की ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक घटता है दूसरा बढ़ता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है। सो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, मान के चलिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है d, ठीक। तो इस d से, इसी d से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्क्वायर से ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है a, मान के चलिए एक वैल्यू है a, और a को कहते हैं कि ये b के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लोग a को 6 टाइम्स या b को 6 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, मतलब 6b हो गया। अगर b को बढ़ा के 6b कर दिए, 6b स्क्वायर नहीं 6b, b को बढ़ा के 6b कर दिए, तो a की वैल्यू, मतलब ये 6 गुना बढ़ गई b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 36 गुना घट जाएगी, मतलब a बाय 36 हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से इनवर्स स्क्वायर रूल काम करता है। एक बढ़ा अगर जितने टाइम से, तो दूसरा उसके स्क्वायर टाइम से घट जाएगा। ये इनवर्स स्क्वायर रूल कहता है।
तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स में इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे काम करता है वो समझते हैं। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ m1 इंटू m2, तो हम लोग अच्छे से समझ गए। अब दूसरा चीज है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सीधा ऐसा नहीं, एक बच्चे का मैंने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखा था, सॉरी ये ऐसे लिखा था उसने लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ d स्क्वायर, तो 1/d स्क्वायर, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। ऐसे हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा इस स्टेटमेंट से कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स, एक फोर्स से जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट से, मतलब उन दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा? उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक, यहां तक आई होप आपको समझ आ गया हो। अब अगली चीज क्या है, इससे हम लोग फार्मूला कैसे डिराइव करें। तो भैया ये दो चीजें जो हमने यहाँ पे लिखी, ठीक, इसी से हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे। अब तो जल्दी से हम लोग फार्मूला के डेरिवेशन पे आ जाते हैं। ये तो समझने वाली चीज थी, आपको ये जरूर नोट करना, ये बिल्कुल नोट कर लेना ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये बहुत काफी 2.5 मार्क्स का तो यही आता है ना स्टेटमेंट। तो अब जल्दी से फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या है, मैंने क्या लिखा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ m1 इंटू m2। m1 m2 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू को साइन ना भी हो कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लीकेशन है मान के चलिए। ठीक, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ m1 इंटू m2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ d स्क्वायर, ये हमने लिखा था। उसके बाद इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 and 2। क्या मिलता है हमें 1 और 2 से? सबसे पहले तो दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, मतलब दोनों इक्वेशंस को। तो F तो एक ही रहेगा, ये साइन भी वही रहेगा, m1 m2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और d स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मतलब तो वही है ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद d स्क्वायर, मतलब सेम ही है। ठीक, लेकिन अब हमें क्या, सबको इस साइन से g की f की वैल्यू मिल रही, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इस साइन के हमें पता है कि ये बढ़ेगा, m1 m2 बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये तो हमें मालूम हो रहा है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें इस साइन को हटाना होगा। उसके लिए क्या करना है कि हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालना होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं जल्दी से यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि 100 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ, मतलब एक आदमी की सैलरी है 200 और दूसरे की है 100, सो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान के चलिए इसकी सैलरी अगर 200 हो गई तो इसकी खुद ब खुद 400 हो जाएगी। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में? सो अगर हमें इस साइन को हटाना होगा तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ इक्वल टू आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये हट के इक्वल टू आ जाएगा। सो हम लोगों ने इस साइन को हटा के इस साइन को लगाने के लिए क्या किया, एक नंबर जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसी नंबर को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहेंगे। सो कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हम यूज करेंगे उसको कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G, हमेशा कैपिटल G ही लिखिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। तो अब क्या हो गया, हमारा ये फॉर्मूला अच्छे से डिराइव हो गया। क्या, F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 बाय d स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक, इसको अगर आप नोट कर लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मिलेगा 4 नंबर। मैं 100% बोल रहा हूँ। क्यों? 1 नंबर कहाँ कटेगा कि ठीक है आपने m बताया, g बताया, f बताया, मैं नहीं समझता f g h क्या होता है ये, तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। एक साइड में हम लोग लिखेंगे
ये बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिखेंगे वेयर m1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 कहेगा, सो पहले ऑब्जेक्ट का मास m1। m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सो सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास m2 से हम लोग डिनोट किए थे, फिगर मिटा दिया। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने कहा था ना m2। f क्या है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया हमारा f। आखिरी d क्या है, सो d डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का। और g क्या है, g लिखना है, अच्छा चीज है ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो ये हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, क्या लगा। सो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी, बहुत सही चीज है। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करे, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। डिस्टेंस से नहीं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये जो मैंने सोचा था जब मैं पढ़ रहा था ना ये चीज, तो मैंने ये सोचा कि सीधा डिस्टेंस क्यों नहीं है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्यों है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस वाला मैंने आपको समझा दिया कि एक 6 टाइम बढ़ेगा तो दूसरा 36 टाइम घट जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर लिया ही क्यों गया, सीधा डी लिख लेते। तो इसके पीछे न्यूटन ने केपलर्स लॉ पढ़ा। केपलर के 3 नियम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। केपलर्स लॉ पढ़ने के बाद न्यूटन ने अपना एक इनवर्स स्क्वायर रूल बताया, और उसी के हिसाब से यहाँ पे डी स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे डी स्क्वायर ही लिखिएगा। तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया 1 और 2 को कंबाइन करके, और आखिरी में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर जी लिख दिया यहाँ पे, और ये हमारे नोटेशंस में, ठीक। लेकिन एक चीज छूट गई, मैंने कहा था आपको कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले तो इतना ही लिखना है आपको, 5 में 5 मिलेगा, ठीक। इसका आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं जल्दी से कोने में एकदम लिख देता हूं जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक। इसकी वैल्यू है ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, -11 है। सो बहुत ज्यादा पॉइंट में जाएगा, पॉइंट के बाद 10 जीरोस लगेंगे। तो इतने ज्यादा कम वैल्यू है इसकी, लेकिन ये वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगी। इसका लेकिन एक ऐसा यूनिट है, क्या, इसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे, ठीक। लेकिन फिर भी अभी के लिए लिख देते हैं, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक। मैं अभी इसको अच्छे से फॉर्मूला, अब इसके एसआई यूनिट पे ही हम लोग जा रहे हैं। आपने इस 5 ये वाला चीज 5 नंबर वाले में नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है कि इस तरह क्या है स्टेटमेंट, क्या है फॉर्मूला और नोटेशंस, ये लिखना जरूर। 1 नंबर कट जाएगा, नहीं तो 2 खड़ूस हुआ तो 2 नंबर कट लेगा। और ये वैल्यू ऑफ जी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। एफ की वैल्यू हमें हमेशा निकालनी, एम की वैल्यू दी होगी दोनों, m1 m2 की, डी की वैल्यू दी गई होगी तो जी निकालना होगा। जी हमेशा पता है हम लोग को, है ना, ठीक। इन सब में से ही कुछ निकालना पड़ेगा। जी हमेशा हमें पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, बाकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मैं जल्दी से बोर्ड मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है आखिर, एसआई यूनिट ऑफ जी है क्या। तो उसके लिए हम सबसे पहले वो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था उसे लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय
डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमें चाहिए क्या, ऐसा यूनिट, तो इसकी जी की, तो इस फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे कि सब चीजों को एलएचएस में ले आएंगे सिवाय जी के। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। तो एफ, ये डी स्क्वायर जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर बाय ये m1 m2 जब इधर आएंगे तो m1 डिवाइड में चला जाएगा दोनों, m1 m2, और हो जाएगा ये m1 m2 चंगू मंगू लग रहा है सुनने में, लेकिन कोई बात नहीं, जी इधर आ जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए कि एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट को पुट कर देते हैं। किसकी एसआई यूनिट चाहिए, इसकी, तो यहाँ पे एलएचएस में पूरे एसआई यूनिट भर देते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, न्यूटन कैपिटल एन हमेशा। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, सो मीटर लिख दिए, लेकिन यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर है, सो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, m1 केजी हो गया, m2 भी क्या है केजी, तो केजी इंटू केजी इज इक्वल टू जी, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर हो गया। केजी इंटू केजी क्या हो, केजी स्क्वायर इक्वल टू जी, तो जी की वो एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई क्या, जी की एसआई यूनिट में यहां लिख देता हूं, इसी को लिखना है बस। ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू है हमारी जी की एसआई यूनिट, यहां से डिराइव हो गए क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कुछ बुक्स में इस केजी को भी ये डिवाइड का साइन नहीं होगा, क्या होगा, इस केजी को इस न्यूमरेटर में लगाए, उसके लिए क्या होगा, ये 2 की जगह -2 लिख देगा। कैसे, और करके लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर लेकिन -2, ऐसे भी लिखा रहेगा कुछ बुक्स में, लेकिन दोनों सही है। ओके, तो आपको जो यूज करना है कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो वो टॉपिक है द इम्पोर्टेंस, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या 3 नंबर का। व्हाट आर द यूजेस, एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉ। सो इसके 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, नहीं लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट कैसे भी पूछ सकता है, यूजेस, इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन, 3 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, आंसर सेम है, तो समझते हैं। पहला, इट बाइंड्स अस विथ अर्थ, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें ये पता था ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अर्थ के साथ बाइंड करती है। सो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना एक धागे की तरह है जो अलग अलग अनकनेक्टेड टर्म्स को एक साथ जोड़ रहा है। हमें आज तक मालूम ही नहीं था कि ये सब चीजें कनेक्टेड है। तो पहली चीज क्या, इट बाइंड्स अस विद अर्थ, मतलब ये हमें अर्थ पे जोड़ के रखता है, नहीं तो अभी हम लोग स्पेस में उड़ रहे होते अगर ये फोर्स नहीं होता तो। दूसरा पॉइंट, रिवॉल्यूशन ऑफ मून, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ। मून, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, मून किस तरह से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नहीं तो वो किस तरह स्ट्रेट लाइन में चला जाता। सो वो भी हमें पता चला ना इस लॉ के बाद, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके कारण मून एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। फिर क्या है तीसरा, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। सन के अराउंड भी तो सारे प्लैनेट्स मून की जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और कई सारे अलग सेलेस्टियल बॉडी भी रिवॉल्व कर रही है, कुछ कॉमेट्स भी कर रहे हैं। सो
वो भी इसी फोर्स के कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। आखिरी चीज बड़ी मस्त है और उसके कारण एक फोर्स भी आई है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। किस तरह से टाइड्स बनते हैं? सो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, हमने बचपन में पढ़ा था कि टाइड्स आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। टाइड्स क्या होते हैं? ओशियंस की जो लहरें होती है जिसमें सर्फर्स सर्फिंग करते हैं ना एकदम मस्ती से, उसी को टाइड्स कहते हैं। सो वो टाइड्स जो है मून की ग्रेविटी, मून के पास ज्यादा मास उतना भी नहीं है अर्थ के कंपैरेटिवली, कुछ तो है, तो अर्थ का पानी जो है वो थोड़ा ऊपर अपनी तरफ खींचती है, ज्यादा नहीं खींच पाती है, इसलिए टाइड्स बनती तो है, ऊंची ऊंची भी बन जाती है कभी कभी, फिर वो नीचे भी आ जाती है, उसी पे सर्फिंग किया जाता है। तो मून की ग्रेविटी से होते हैं, समटाइम्स कभी कभी सन की ग्रेविटी से भी हो जाता है। ये मस्त चीज था, है ना? सो फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, आगे आप इसको और बढ़ा सकते हैं, क्या? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। ये 4 पॉइंट्स है, इसे जल्दी से नोट बनाइए इसका, क्योंकि अब हम लोग अगला टॉपिक पे आएंगे। अगला है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? सो फ्री फॉल ये एक गेम का याद दिला रहा है मेरे को। कौन सा गेम? GTA 5। ये कई लोगों ने खेला होगा, कई ने नहीं भी खेला होगा। बड़ा सही गेम था। उसमें ना जब पुलिस पकड़ने लगती है ना तो एक चीट कोड डालते हैं, यही था शायद, बहुत साल पहले खेला है, यही शायद वो चीट कोड था, आसमान से गिरने लगते थे उसके बाद। तो फ्री फॉल यहाँ से ही दिमाग में आ जाता है कि आसमान से गिरना, तो क्या इसमें लिख सकते हैं ना एक चीज, क्या? डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन फ्री फॉल का एक डेफिनेशन हो सकता है। डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में होता क्या है, उससे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, क्या? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर है? सो ग्रेविटेशन एक टर्म है जो कि समझाता है कि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटी है कि किस फोर्स से अर्थ में पुल कर रहा है, सो उस फोर्स को ग्रेविटी कहेंगे। फ्री फॉल कहेंगे हम लोग, उसे नेगेट कीजिएगा प्लीज। द मोशन of any object under the influence of gravity, gravitational force है gravity। सो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पेन, ये बोर्ड या वो बैट जो अभी गिरा, अगर ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस से उसका मोशन हो रहा है, उसकी मोशन में ग्रेविटी का भी कोई हाथ है, सो उसके मोशन को हम लोग फ्री फॉल नाम देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सो अब हम लोग फ्री फॉल से एक चीज समझ आ जाता है, सोचते हैं। चलिए, हमारे सोचने पे हमें एक चीज ये समझ आता है कि फ्री फॉल जो है वो उसमें एक चीज है, क्या चीज? मोशन मतलब चीज में आई वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं। चीज ऐसे, ये मान लीजिए अर्थ है ये, और ये ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं, लेकिन वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड बदल रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी अगर a है तो यहाँ पे आके b हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी वेलोसिटी इसकी, बढ़ते जाएगी, नीचे जितना नीचे आएगा वो उतने बढ़ती जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो मतलब चेंज वेलोसिटी उसी को तो एक्सीलरेशन कहते हैं। सो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल को एक्सपीरियंस करता है, तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन होता है जो अर्थ की ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। उसी एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कभी कभी एकदम वहां बदला लेने वाला टीचर मिल गया
पूछ लेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन produced by the earth during free fall is called acceleration due to gravity। ठीक, उसको हम लोग डिनोट किस सिंबल से करते हैं, g। ये भी g है लेकिन स्मॉल g। कैपिटल G और स्मॉल g का अंतर यहाँ पे आपको समझ आएगा। क्या कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अच्छे से याद रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F is equal to gmm by r d square, उसमें है ये स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो अब हम लोग इतना मतलब समझ किया, मतलब इसका काम क्या है। चलो ये अर्थ कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, लेकिन उसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और हर प्लैनेट पे अलग होगा ना एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो उसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। सो निकालते हैं क्या। सो अब हम लोग थोड़ा सा इस सेंटेंस को आप जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि अब इसे मिटाएंगे। ओके, सो अब क्या है कि फ्रॉम ऐसे लिखना है, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g टॉपिक है। सो फ्रॉम, आपको पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ये इसका मतलब है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। सो फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट वी गेट। सो हमें मिलता है एक फार्मूला, क्या, F is equal to G mm। देख, सबसे पहले तो हम एक चीज में कुछ नोटेशंस ले लेते हैं। सबसे पहले क्या, m, एक m ले लेते हैं, m मतलब मास, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ ले लेंगे m। अब क्या लेंगे, स्मॉल m। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान के चलिए ये अर्थ है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट इस पे इस साइड से गिर रहा है, अर्थ का मास m है, इसका मास स्मॉल m है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, d, d, d क्या है, डिस्टेंस, ओके, ओके, g मतलब पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो और छोटा वाला g का पता ही है, छोटे वाले g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या मिलता है, F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g m, ये कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह हमने एक ऑब्जेक्ट की जगह हमने अर्थ ही ले लिया, क्योंकि ये भी तो एक सेलेस्टियल यूनिवर्स में रहने वाला ही बॉडी है ना। सो मास ऑफ अर्थ ले लिया हमने, कैपिटल M, और स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉलो कर रहा है, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, हमने लिया ये। सो g कैपिटल M स्मॉल m बाय d स्क्वायर, ये होगा हमारा फार्मूला इससे। तो इसे इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन क्या कहता है, F is equal to ma वाला फार्मूला लेना है इससे। सो F is equal to ma में एक्सीलरेशन है ना, a, m तो है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन F किस तरह रहेगा, नीचे। सो वेट का एक बार आपको डेफिनेशन पता है, फोर्स दैट वी अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो ये जो F होगा उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, और वेट को कैसे नोट करते हैं, m into g, m a कितना g लिखे, a क्या है एक्सीलरेशन, मतलब यहां पे एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग g से नोट करते हैं। सो m g लिख दीजिए। अब फ्रॉम 1 and 2 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक। सो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। So what we get from 1 and 2,
फ्रॉम 1 and 2 हमें इसी ने मिला क्या, चलो दोनों एक साथ कर देते हैं। ओके ये एफ तो हट जाएगा, क्या दोनों को इक्वेट कर देते हैं, चलो इक्वेट लेते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। सो mg को इस साइड लिखते हैं LHS की तरह, mg इज इक्वल टू gmm बाय d स्क्वायर, क्योंकि f तो दोनों में वही है ना, ये जो इस साइड फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वही है, तो f को हटा के कोई बात नहीं, दोनों को इक्वेट कर देंगे फिर। लेकिन ऐसे कहते हैं ना a is equal to b and b is equal to c, then a is equal to c, so वही किया है। अब क्या करते हैं कि अब वैल्यूज को हटाते हैं, देखिए ये m स्मॉल m क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट का मास, ये स्मॉल m क्या बता रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का मास, सो ये दोनों कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा, कटेगा ही। सो कटने के बाद क्या बचता है, यहां लेते हैं g is equal to acceleration due to gravity वाला g is equal to universal gravitational constant वाला g, gm by d square। इसी फार्मूला, ये फार्मूला मेन है, इसी फार्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो इसे नोट कर लीजिए, क्या हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने फार्मूला बताया, जो इक्वेशन 1 लिया है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हमने क्या लिया, F is equal to mg, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इस इक्वेशन 2 लिया, इक्वेट किए इक्वेशन 1 और 2 को, mg is equal to gm by d square, f और m कट जाएगा तो g बचेगा, तो g की वैल्यू से निकल जाएगा कैपिटल G into m by d square, ठीक है। इसे बताते हैं जल्दी से। ओके सॉरी नोट लीजिए से जल्दी से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, g की वैल्यू, चलिए हमने तो उस समय देखा था कि अर्थ की ओर गिर रहा है, इस बार ये अर्थ है और ये उसका सेंटर है, ठीक। इस बार अर्थ पे ऑब्जेक्ट है, सो वो अर्थ के पे ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ का एक्सेलरेशन जो अर्थ उस पर दे रहा होगा वो कितना होगा अभी भी जमीन पे। सो डिस्टेंस अर्थ और अर्थ के सेंटर उस ऑब्जेक्ट के बीच का लेंगे ना, क्योंकि हर चीज का डिस्टेंस उसके सेंटर ऑफ मास से लेते, तो अर्थ का सेंटर हो गया उसका ये पॉइंट, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल बॉडी है, ये अच्छा चीज बताया हमने कि एक स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत इजी होता है, उसका सेंटर निकाल लो, अर्थ का सेंटर मान के चलिए ये है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। ओके सो अब हम लोग जान गए, सो अब हम लोग यहाँ पे स्मॉल g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पता कर सकते हैं। अच्छा इस रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ओके सो हम लोग अब इस फॉर्मूला जो हमने पिछली बार डिराइव किया था उसको लिख लेते हैं, gm बाय d स्क्वायर। ओके d की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, r, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस d की जगह r हो गया, r स्क्वायर। ओके इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख देते हैं, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू अर्थ का मास, ये सब चीज याद करने वाला इसलिए लिख देते हैं हमको नाम है, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M से डिनोट किया था हमने, क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, इतना है अर्थ का मास, ठीक। अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये थोड़ा मुश्किल, एक सेकंड मीटर्स, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 जब मैंने पहली बार सुना था ना, सुन के बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल लगा था, लेकिन जब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा 6400 आएगा, इतना आएगा 6400 किलोमीटर, लेकिन SI यूनिट इज मीटर, हर चीज को उसकी SI यूनिट में लिखना है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर
6। सो लिख देते हैं, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, g की वैल्यू भी लिख ही देते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग r की वैल्यू को भी पुट करेंगे और m की वैल्यू को भी पुट कर लेते हैं जल्दी से। 6 इंटू 10⁻24 और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर है, मतलब 2 बार 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक, ये जब हम लोग, अब आप इसको, आपका होमवर्क, ठीक होमवर्क है कि इसे आप अच्छे से कॉपी में कैलकुलेट कीजिएगा। अभी मैं उतना कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं, सीधा लिख देते हैं। g की वैल्यू आएगी अर्थ के ऊपर कितनी, 9.8। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट अब कैसे निकालें? एक बात बताइए आप, क्या ऐसा यूनिट किसका निकाल रहे हैं हम? g का। g क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट ही हो गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा अर्थ पे g का वैल्यू ऑफ g। ओके, और इसी के साथ हमारा वैल्यू ऑफ g वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, 9.8 को हम लोग कभी कभी 10 भी लेते हैं। अब एक चीज और कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ इतना ऊपर चला जाए, कितना ऊपर गया? 1 मीटर, चलो 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर ऊपर चला जाए, ठीक, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1000 मीटर पे जाने के बाद इसकी जो वो होगी ना रेडियस, अर्थ के रेडियस में कुछ डिस्टेंस बढ़ेगा। सो जब डिस्टेंस बढ़ेगा सॉरी, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी थोड़ी, लेकिन क्योंकि ये बहुत कम बढ़ा अर्थ के रेडियस के मुकाबले, तो ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में ही कम होगी। 1 मीटर बढ़ाने से, 100 मीटर बढ़ाने से एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में 9.8 एकदम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, 9 में ही रहेगा शायद। सो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में कम होता है, इसलिए हम लोग बेसिकली इसी को लेके चलते हैं हमेशा अर्थ के सरफेस पे जो है। अब कुछ बड़े बड़े एग्जाम्स दीजिएगा ना आप 9th के, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं ऑनलाइन, वो सब जब मैं दे रहा था तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कि ये अर्थ है अगर, सो कब कब ग्रेविटी क्या रहेगी? एक पूछा था यहाँ, तो ग्रेविटी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ क्या होगी, तो वही 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर वो यहाँ आ जाए, थोड़ी ऊपर आ जाए, अर्थ के सरफेस से अगर वो ऊपर आए तो क्या बढ़ा? डिस्टेंस बढ़ा। सो आर प्लस, ये इसको मान के चलेंगे डी, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना यार, तो ये इतना बढ़ जाएगा, है ना, बाय जी एम। सो ये बढ़ जाएगा इसकी वैल्यू, मतलब घट जाएगी इसकी वैल्यू ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ। आप ध्यान से देखिएगा तो जी की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी उससे डिवाइड ही कर देंगे। सो इसकी वैल्यू, अगर अर्थ से कोई ऊपर जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगा, अगर अर्थ के नीचे आए तो क्या होगा? तब तो ये तो कम हो जाएगा ना, डिस्टेंस कम होने लगेगा, तब तो और बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन मैं कहता हूं यहां भी घटेगी, ये अर्थ के इतना अंदर आ गया यहाँ पे, तो इस सेंटर से इतना ही दूर है बस, फिर भी मैं कहता हूं कि ये घटेगी। क्यों? क्योंकि अगर इतना अंदर आ गया तो बस अर्थ के इतने से ही मास को कंसीडरेशन में लेके हम बात करने वाले हैं। तो क्योंकि इसका मास कम हो गया, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे भी कम हो जाएगी। मतलब अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी जो है एकदम मैक्सिमम रहेगी, अर्थ के सेंटर में 0 रहेगी, उसके बाद ऊपर जाने पे कम होगी, नीचे आने पे कम होती जाएगी। ओके,
अब अगला टॉपिक है हमारा कि मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई ही डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स की ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं आई, असली इन्फ्लुएंस आती है वर्टिकल मोशन में। इस टाइप के मोशन में ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस आ जाती है। सो अब हम लोग ऐसे ही मोशन में पढ़ेंगे। दो वर्टिकल मोशन में भी दो टाइप के मोशन, एक होगा अप, दूसरा होगा डाउन। सो दोनों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो अब देखते हैं क्या है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था 3 इक्वेशन मोशन के, क्या लिख लेते हैं कोने? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोना नहीं खोपचे में लिखेंगे, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। और तीसरा होगा हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे 3 इक्वेशन है मोशन के। अब जहां जहां, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके काम कर रहे हैं, ये जहां जहां ए है क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो सब में ये डाउनवर्ड मोशन में तीनों इक्वेशन वही रहेंगे, मतलब कि तीनों इक्वेशन f इज v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी रहेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे एकदम चेंज नहीं करे, खेल खेलता है अपवर्ड मोशन। क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो जल्दी से इसको डिराइव कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। कई सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद एनसीईआरटी में ना भी दिया हो। तो इसे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस टॉपिक को न्यूमेरिकल्स बनाने में बिल्कुल मदद करेगा। ut s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेंगे अगर, सो कुछ ऐसे हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2gs इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, आपको जैसे लिखना है लिखिएगा। लेकिन क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा ये देखिए हर जगह नेगेटिव आएगी, जबकि डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड मोशन में। और डाउनवर्ड मोशन में अगर जाए तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे से चेंज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आने के बाद। I hope you understood this extra topic. So, अब I hope कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक में मुझे लगता है कि 60% तो हो ही गया चैप्टर का, या 50% मान के चलिए। बाकी शायद मून की ग्रेविटी बची है और थोड़ा थोड़ा टॉपिक फ्लोटेशन बचा है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, ये सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।